पूरी तरह काली थी। आसमान में कहीं दूर कोई बुझता जलता तारा, जैसे किसी अनजाने खतरे का संकेत भेज रहा हो। गांव के बाहर जंगल को चीर कर गुजरने वाला वह पुराना लंबा सूना रास्ता आज भी उतना ही शांत था जितना पिछले कई सालों से रहा था। लोग कहते हैं इस रास्ते पर कदम रखने वाला इंसान कभी पहले जैसा नहीं लौटता। किसी को अपने पीछे पायल की आवाज सुनाई देती है, किसी को सूखी पत्तियों पर किसी अजनबी की चाल, और कुछ लोग कसम खाते हैं कि उन्हें पीछे कोई चलता दिखा, लेकिन मुड़ने पर वहां सिर्फ अंधेरा होता है। आज उस भयानक रास्ते पर फिर किसी के कदमों की आहट गूंजने वाली थी, क्योंकि अनुज ने सच जानने की ठान ली थी। उसे नहीं पता था कि उसकी ये जिज्ञासा उसके जीवन की सबसे डरावनी रात बन जाएगी। ऐसी रात जो उसकी सांसें रोक देगी और जिसके बाद वह इंसान और परछाई में फर्क करना भूल जाएगा। अगर आपके अंदर हिम्मत है तो मेरे साथ चलिए इस गांव के भूतिया रास्ते पर, जहां अंधेरा सिर्फ बाहर नहीं भीतर भी उतर आता है। रात का आसमान उस शाम कुछ अलग ही था। बादल जैसे किसी काली चादर की तरह फैलकर पूरे आकाश को ढक चुके थे और हवा का बहाव अजीब तरह से अचानक तेज होता और फिर बिल्कुल शांत हो जाता था, जैसे कोई अदृश्य चीज सांस ले रही हो। जिला रामपुर के पास बसे छोटे गांव बरघाट में ऐसी रातें अक्सर तूफान की निशानी मानी जाती थीं। लेकिन उस शाम गांव के बुजुर्ग भी बेचैनी से एक दूसरे का चेहरा देखने लगे थे, क्योंकि ये वही रात थी जब बरघाट से जंगल की तरफ जाने वाला पुराना रास्ता, जिसे सब भूतिया रास्ता कहते थे, जैसे अंदर ही अंदर जाग उठा था। बरघाट गांव छोटा था, शांत था, और समय वहीं पर थमा हुआ लगता था। मिट्टी के घर, छोटे छोटे खेत, चारों तरफ फैले बांस के जुरमुट और दूर तक फैला हुआ जंगल, ये सब किसी कहानी की तरह दिखता था। लेकिन गांव के बीचों बीच एक चीज ऐसी थी जिसे लेकर कोई हंसी मजाक नहीं करता था, और वह था गांव से उत्तर दिशा में जाता पुराना रास्ता, जिसे लोग काली डगर कहते थे। ये रास्ता लगभग 6 किलोमीटर तक जंगल के बीच से होकर आगे के कस्बे से जुड़ता था, पर बरसों से कोई भी अकेले इस रास्ते से नहीं जाता था, खासकर रात में तो बिल्कुल नहीं। कहते थे कि वहां कुछ ऐसा था जो इंसानों को पसंद नहीं करता था, कुछ जो दिखाई नहीं देता था पर मौजूद होता था। गांव में ये डर दबी आवाजों में चलता था, लेकिन एक युवक था जो ऐसे किस्सों पर कभी यकीन नहीं करता था। नाम था अरविंद। लगभग 25 साल का, पढ़ा लिखा, शहर में काम करता था, पर छुट्टियों में गांव आ गया था। उसका मानना था कि भूत प्रेत जैसी कोई चीज नहीं होती, ये सब लोगों के मन का वहम है। उसके दोस्त उसे समझाते थे कि काली डगर मजाक का विषय नहीं है, पर वह हंसकर टाल देता था। शाम के समय गांव में हलचल थी, क्योंकि उस रात पास के कस्बे में मेले का आखिरी दिन था और कुछ युवक और बच्चे वहां जाने की तैयारी कर रहे थे। पर ज्यादातर लोग इसलिए नहीं जाते थे क्योंकि लौटते समय रास्ता अंधेरा हो जाता और काली डगर को पार करना पड़ता। लेकिन अरविंद के लिए यह किसी रोमांच से कम नहीं था। वह बोला, मैं इस काली डगर को एक बार खुद देखना चाहता हूँ, पता करूं कि आखिर ऐसा क्या है जो इस रास्ते को इतना डरावना बना देता है। उसके दोस्त दीनू और परमानंद ने उसे लाख मना किया, पर अरविंद टस से मस नहीं हुआ। वह बोला, बस तुम लोग साथ चलो, हम सब समूह में रहेंगे। तोड़र किस बात का मजबूरी में दोस्त भी रामंद हो गए। तीनों ने ठाना कि वे आज रात का लीडर पार कर मेले लेकर जाएंगे और वापस भी उसी रास्ते से लौटेंगे। ये निर्णय गांव की कई चुभती निगाहों के बीच लिया गया। बुजुर्गों ने चेताया कि रात का समय सही नहीं है, हवा में कुछ अजीब है, पर अरविंद ने सबको हंसकर खामोश कर दिया। धीरे धीरे शाम ढलने लगी, लाल सूरज पहाड़ियों के पीछे खोने लगा और घना अंधेरा चारों तरफ छाने लगा। कालीगढ़ गांव से लगभग आधा किलोमीटर दूर शुरू होती थी। जब तीनों वहां पहुंचे तो वह अचानक ठंडी हो गई। रास्ते के दोनों तरजीब हकीनीम और पीपल की झाड़ियां थीं जो हवा चलने पर खड़ाहट जैसी आवाज करती, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। रास्ते के बीचों बीच काली पुरानी मिट्टी थी जो सूखी होने के बावजूद पैरों के नीचे नरम लगती। दीनू ने कहा, यह रास्ता हमेशा ऐसा नहीं था, बचपन में यह बिल्कुल सामान्य था, पर 20 साल पहले एक घटना हुई थी जिसके बाद सब बदल गया। अरविंद ने पूछा, कैसी घटना? दीनू ने जवाब दिया, एक बार गांव की एक औरत जिसका नाम सत्यवती था इसी रास्ते से होकर जंगल पार कर रही थी। उसका कहना था कि उसे किसी ने रास्ते में आवाज देकर बुलाया। उसने उस आवाज का पीछा किया और फिर वह कभी वापस नहीं आई। अगले दिन उसकी लाश मिली, लेकिन उसके चेहरे पर ऐसा भाव था जैसे उसने मौत से पहले कुछ बहुत भयानक देखा हो। अरविंद हंसकर बोला, यह सब अफवाहें हैं, जंगल में जंगली जानवर या कोई अपराधी रहा होगा। लेकिन जितना वे आगे बढ़ते गए,
हवा उतनी ही भारी होती गई। पेड़ों की शाखाएं ऐसे हिलतीं जैसे आकाश में कोई छिपा हुआ दैत्य अपनी सांसें रोककर उन्हें देख रहा हो। अंधेरा बढ़ता गया और पक्षियों की आवाजें बंद होने लगीं, जैसे जंगल खुद अपनी धड़कन रोक रहा हो। रास्ते बीचों बीच एक जगह ऐसी थी जहां हमेशा अजीब सा धुंध छाया रहता था, चाहे दिन हो या रात। गांव वाले कहते थे कि वह जगह मनहूस है। वहां से गुजरते वक्त इंसान को ऐसा लगता है जैसे कोई उसकी पीठ पर हाथ रख रहा हो, जबकि आसपास कोई नहीं होता। जैसे ही वे उस धुंध वाले हिस्से में पहुंचे, हवा अचानक इतना ठंडी हो गई कि अरविंद कांप उठा। मजाक करते करते उसकी आवाज हल्की पड़ने लगी। उसने महसूस किया कि उसके कंधे पर कुछ ठंडा सा स्पर्श हुआ, जैसे किसी ने उंगलियां फिराई हों। वह मुड़ा, पर पीछे कोई नहीं था। दीनू और परमानंद दोनों डर के मारे चिपक से गए। अरविंद कुछ बोल पाता उससे पहले उन्हें लगा कि रास्ते के किनारे के पेड़ों के बीच कोई खड़ा है, काला, लंबा, बिल्कुल स्थिर, जैसे कोई इंसान। लेकिन वह शरीर इंसान का नहीं लग रहा था, क्योंकि उसका सिर कुछ लंबा और टेढ़ा सा दिख रहा था। तीनों ने देखा कि उस आकृति की आंखें जैसे हल्की लाल चमक रही हों। अरविंद ने खुद को समझाया कि यह भ्रम है, पर जैसे ही वह आगे बढ़ा, वह काली आकृति धीरे धीरे रास्ते के दूसरी तरफ खिसक गई। जरा भी आवाज नहीं, जैसे हवा में तैर रही हो। दीनू ने फुसफुसाकर कहा, चलो वापस चलते हैं, यहाँ कुछ ठीक नहीं लग रहा। लेकिन तभी दूर से मेले का शोर सुनाई देने लगा। वह शोर उन्हें हिम्मत दे रहा था कि शायद गांव की इस डरावनी दहलीज से बाहर निकलने पर सब सामान्य लगता होगा। वे आगे बढ़ते गए। लगभग आधे रास्ते में उन्हें लगा कि कोई लगातार उनके पीछे चल रहा है। जब भी वे रुकते, वह कदमों की आवाज भी रुक जाती। जब वे चलते, वह आवाज फिर शुरू हो जाती। अरविंद डर छिपाते हुए बोला, शायद कोई जानवर होगा, पर जानवर इतने नियमित कदम कैसे चला सकता है? दीनू के होंठ सूखने लगे। वह आवाज इंसान जैसी थी, धीमी, भारी, मिट्टी को चीरती हुई। जब वे रास्ते के उस हिस्से पर पहुंचे जहां कहा जाता था कि सत्यवती को आखिरी बार देखा गया था, अचानक चारों तरफ से अजीब सी मीठी मीठी गंध फैलने लगी। ये गंध किसी फूल की नहीं थी, बल्कि कुछ ऐसी थी जो मीठी भी थी और सड़ी हुई भी, दिमाग सुन्न कर देने वाली। तभी एक महिला की बहुत धीमी आवाज सुनाई दी, जैसे कोई बहुत दूर से बोल रहा हो, मैं यहाँ हूं, मेरी मदद करो। तीनों के पैरों तले से जमीन खिसक गई। परमानंद रोने जैसा हो गया। वह बोला, यह वही आवाज है जिसे लोग कहते थे कि सुनाई देती है, सत्यवती की आवाज। अरविंद ने जोर से चिल्लाकर कहा, कौन है वहां? जवाब में वही आवाज दोबारा आई, मैं यहां हूं, मेरी मदद करो, पीछे देखो। तीनों ने पीछे देखा, पर वहां सिर्फ हवा चल रही थी, लेकिन आवाज रुक नहीं रही थी, बस दोहराती जा रही थी। अंधेरा इतना गहरा हो चुका था कि हाथ आगे बढ़ाओ तो उंगलियां तक नहीं दिखें। अचानक पेड़ों के जुरमुट चीज बहुत तेजी से रास्ते पर दौड़ी। एक छाया, किसी जानवर जैसी पर इंसानी, वह सरसराती हुई तीनों के पास से गुजरी और कुछ ही दूरी पर खड़े फिले के पेड़ के पीछे गायब हो गई। खींच मार दी, लेकिन तभी उन्हें याद आया कि वे मेले के करीब पहुंच चुके हैं। मेले की हल्की रोशनी अब दूर से टिमटिमा रही थी। वे जितनी तेजी से दौड़ सकते थे दौड़ पड़े और आखिरकार कालीगढ़ को पार कर मेले के मैदान तक पहुंचे। पर मेले की भीड़ भाड़ में भी तीनों की हालत बेहाल थी। सांसें तेजी से चल रही थी, चेहरे पर डर स्पष्ट था। कोई पूछता क्या हुआ, पर अरविंद किसी को कुछ न बता पाता, क्योंकि उसे खुद यकीन नहीं था कि उसने क्या देखा। कुछ देर मेले में रहने के बाद तीनों ने फैसला किया कि वे वापस जल्दी लौटेंगे, ताकि काली डगर से गुजरने से पहले समय का अंधेरा थोड़ा कम हो। पर जब लौटने लगे तो पाते हैं कि मौसम अचानक बिगड़ने लगा। हवा चलने लगी, बादल गरजने लगे। ऐसा लग रहा था जैसे काली डगर उनका इंतजार कर रही हो। मेले से जैसे ही वे बाहर निकले, सड़क सूनी थी। दूर जंगल में काली डगर बिल्कुल अंधेरी दिख रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे जैसे वह रास्ता उनकी ओर बढ़ रहा हो, उन्हें निगलने के लिए। अरविंद बोला, जो यो हम तीन हैं, कुछ नहीं होगा। पर जैसे ही उन्होंने उस रास्ते पर कदम रखा, हवा बिल्कुल शांत हो गई। इतना शांत कि अपने दिल की धड़कन भी सुन सकते थे। घना अंधेरा फिर से उन पर फैल गया था। रात लगभग आधी हो चुकी थी और जंगल में एक भी आवाज नहीं थी। आधे रास्ते पर पहुंचते ही वही मीठी सड़ी गंध दोबारा आने लगी, इस बार और भी तेज। अचानक दीनू को लगा कि उसका हाथ किसी ने पकड़ लिया है। उसने चीख मारकर हाथ झटका, पर उसके हाथ पर उंगलियों जैसे निशान पड़े हुए थे, जबकि पास कोई नहीं था। फिर अचानक वही महिला की आवाज आई, मैं यहाँ हूँ, मेरी मदद करो, मुझे छोड़कर मत जाओ। इस बार आवाज बिल्कुल पास थी।
इतनी पास की लगा किसी ने कान में फुसफुसाया हो। अरविंद डर से कांप उठा। उसने जोर से कहा, तुम कौन हो? दिखो हमें। अचानक तीनों ने देखा। पेड़ों के बीच एक महिला खड़ी थी। सफेद साड़ी, बिखरे बाल और आंखें बिल्कुल काली। वह धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ रही थी, लेकिन उसके पैर जमीन पर नहीं थे। वह तैर रही थी। दृश्य इतना भयानक था कि परमानंद बेहोश होते होते बचा। महिला के चेहरे पर दर्द, क्रोध और विनती तीनों भाव एक साथ थे। वह बोली, तुम मुझे क्यों नहीं बचाते? मैं आज भी उसी जगह फांसी हूं जहां मुझे मारा गया था। अरविंद ने कांपते हुए कहा, किसने मारा? तुम क्या चाहती हो? महिला की आंखें और काली हो गईं। उसका चेहरा अचानक विकृत हो गया। वह चीखी, मुझे रास्ता दिखाओ, मुझे अपने साथ ले चलो, वरना तुम सब भी यहीं रह जाओगे। तीनों पीछे हटने लगे। महिला तेजी से आगे बढ़ने लगी। हवा अचानक गड़गड़ाने लगी। पेड़ कांपने लगे। शाखाएं टूटकर गिरने लगीं। रास्ता जैसे जीवित होकर हिलने डुलने लगा था। दीनू चिल्लाया, भागो, वरना आज हम नहीं बचेंगे। तीनों दौड़ने लगे। पीछे महिला की चीखें गूंज रही थीं। वह इतनी तेजी से उनके पीछे आ रही थी कि उसकी छाया उनके पैरों के पास तक पहुंच जाती। लेकिन जैसे ही काली डगर का आखिरी हिस्सा आया, रास्ता अचानक साफ होने लगा। हवा सामान्य हो गई। आवाजें बंद हो गई। महिला गायब हो गई। तीनों हांफते हुए गांव की तरफ दौड़े और आखिरकार गांव में पहुंचकर ही रुके। लोग बाहर निकल पड़े, क्योंकि उनके चेहरों पर ऐसा आतंक था जैसे उन्होंने मौत को सामने से देखा हो। अरविंद पहली बार पूरी तरह चुप था। उसके चेहरे की हंसी हमेशा के लिए गायब हो चुकी थी। बुजुर्गों ने तीनों को अंदर ले जाकर पानी दिया। उन्होंने कहा, यही कारण है कि हम उस रास्ते पर नहीं जाते। वह औरत जिसे तुमने देखा, वह सत्यवती की आत्मा है। उसकी मौत प्राकृतिक नहीं थी। कहा जाता है कि उसे इस रास्ते पर किसी ने छल से बुलाया और मार दिया। उसका शरीर पेड़ों के बीच पाया गया था। उसके चेहरे पर वही डर का भाव था जो तुमने अभी देखा। अरविंद बोला, पर वह हमें अपने साथ क्यों ले जाना चाहती थी? बुजुर्ग ने गहरी सांस लेते हुए कहा, क्योंकि उसकी आत्मा को मुक्ति नहीं मिली। वह किसी को अपने साथ फंसा लेती है ताकि उसे अकेलापन न लगे। इसलिए वह पुकारती है, मेरी मदद करो। और जो उसकी आवाज सुन ले, वह लौटकर नहीं आता। तीनों बचे इसलिए क्योंकि वे अकेले नहीं थे। पर अरविंद समझ गया था कि काली डगर वास्तव में भूतिया है। वह दिन आया जब उसने सार्वजनिक रूप से कहा कि उसने अपनी जिंदगी में कभी इतना सच्चा भय महसूस नहीं किया। और उसके बाद उसने उस रास्ते की तरफ कभी न देखा, न जाने की कोशिश की। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। कुछ महीनों बाद गांव के कुछ लोग रात में खेतों से लौटते समय बोले कि उन्होंने रास्ते पर किसी को रोते हुए सुना, मैं ये मदद करो। और वह आवाज आज भी वैसे ही आती है जैसे किसी को उस भूतिया रास्ते पर बुलाने के लिए बेचैन आत्मा हर रात जागती हो। काली डगर आज भी बरघाट गांव की सबसे डरावनी, सबसे मनहूस और सबसे रहस्यमयी जगह है, जहां कदम रखते ही ऐसा लगता है जैसे कोई अदृश्य छाया आपके पीछे चलने लगी हो।